हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी सीरीज के अंदर प्रोबेबिलिटी पार्ट 4 भी पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्रोबेबिलिटी पार्ट 1 क्लास 9th स्टैंडर्ड के सीखा था हमने। इसके बाद प्रोबेबिलिटी पार्ट 2 क्लास 10th स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चन थे उसको हमने सीखा था। इसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी पार्ट 3 ए के ABCD के अंदर 11 से रिलेटेड क्वेश्चन 11th क्लास रिलेटेड जो क्वेश्चंस और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखे थे। इसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी पार्ट 4A के अंदर क्लास 12th एक्सरसाइज 13.2 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड क्वेश्चन सीखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th एक्सरसाइज 13.2 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि हमने पहले बताया था कि ये जो प्रोबेबिलिटी टॉपिक है, चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट है और इसीलिए हमने 0 to हाई स्टार्ट किया है। बिल्कुल बेसिक से पॉइंट से स्टार्ट किया 9th स्टैंडर्ड से। इसके बाद हम जाएंगे 12th स्टैंडर्ड के अंदर जो है पार्ट 4 के अंदर कम से कम 6 पार्ट बनेंगे। इसके बाद हम हर एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन, ये जो प्रोबेबिलिटी है वो आपका SSC, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, बिहार पुलिस, जितने भी एग्जाम्स लगभग होते हैं हर एग्जाम में से क्वेश्चन आएंगे अप टू 10th स्टैंडर्ड। तो 9th 10th जो हमने करवाया उससे रिलेटेड जो 10 साल के क्वेश्चंस होंगे वो आपको करवाएंगे। इसके बाद 11 12 से जो रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे प्रोबेबिलिटी के वो NDA, एयरफोर्स, नेवी, SSR के अंदर 11 12 से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने पहले बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 एक्सरसाइज 13.2 के बेसिक पॉइंट, जिसमें हमारा पहला पॉइंट आज आपको जानना है कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी क्या है? तो जैसा कि आप पहले से सीख रहे हो, किसी भी इवेंट E और F be two events associated with the sample spaces। मान लीजिए कोई सैंपल स्पेस S है और इससे रिलेटेड दो इवेंट E और F आपको मालूम है। तो कह रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E given that F has occurred। कह रहा है कि अगर आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपने कल पढ़ा है तो 13.2 के 13.1 के अंदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसमें हमने सीखा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट E given that F has already occurred। प्रोबेबिलिटी E ऑब्लिक F, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E when F has occurred क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F where probability of F does not equal to 0। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल टू आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ F इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E ऑब्लिक F। ये हमारा पहला है। इसी तरह से अगर हम ये बोले कि प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ F when E has already occurred, इसी का रिवर्स हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाय ऑब्लिक E बराबर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E और नीचे E है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E वेयर प्रोबेबिलिटी डज नॉट इक्वल टू। इसको आप इसको भी क्रॉस करोगे तो क्या मिलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल टू आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ F एंड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E। अगर आप फर्स्ट और सेकंड दोनों को देखें तो दोनों का LHS क्या है? सेम। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ F इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी E व्हेन F has occurred। या आप उसको बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F व्हेन E has already occurred। तो where probability E does not equal to 0 and probability of F does not equal to 0। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे आपने देखा कि एन ऑर्न्स कंटेन 10 ब्लैक्स एंड 5 व्हाइट बॉल्स। कह रहा है कि कोई बैग है जिसके अंदर 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स है। कह रहा है 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द ऑर्न वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। कह रहा है कि इस ऑर्न में से, इस बैग में से जो 2 बॉल आप निकालते हो वन बाई वन विदाउट रिप्लेस, दैट मीन्स एक बॉल आपने निकाला उसको अंदर रिप्लेस नहीं किया, बाहर ही रख दिया, फिर इसके बाद दोबारा बॉल निकाला। तो कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ जॉन बॉल्स आर ब्लैक। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो दोनों बॉल आपने निकाला वन बाय वन वो दोनों ही ब्लैक है?
तो अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इसको हम क्या बनाते हैं। हमें कह रहा है कि मान लीजिए कि ई और एफ डिनोट रेस्पेक्टिवली द इवेंट दैट फर्स्ट एंड सेकंड बॉल ड्रॉन आर ब्लैक। हमें दोनों ब्लैक ही चाहिए। हमने मान लिया ई एक ऐसा इवेंट है जिसमें पहला बॉल ब्लैक है और एफ ऐसा इवेंट है जिसमें दूसरा बॉल ब्लैक है। तो वी हैव टू फाइंड, आपको क्या फाइंड करना है कि हमें ये फाइंड करना है कि दोनों ही बॉल क्या हो, ब्लैक हो। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ को आप कभी कभी क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है। बोथ आर सेम, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ लिखो या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई ई एफ लिखो, बोथ आर सेम। तो हमने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एफ व्हेन ई हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो आप देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या था हमारा, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक। तो आप देखिए टोटल आपके पास ब्लैक बॉल कितने हैं, 10 ब्लैक बॉल है और टोटल बॉल कितने हैं, 10 + 5 15। अगर हम ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी बोले तो क्या आएगा, 10/15। अब आपने एक बॉल निकाल लिया, बोला विदाउट रिप्लेसमेंट। जो बॉल आपने निकाला इसको दोबारा नहीं डालना है। तो अब आपके बैग में और में कितने बॉल बच गए, तो टोटल बॉल बच गए आपके पास 9 + 5 14। इसमें से ब्लैक कितने बच गए, 9। अब कह रहा है दूसरी बार जो आप निकालते हैं वो भी ब्लैक होना चाहिए। तो अब आपके पास ब्लैक कितने बचे, 9। टोटल क्या है, 14। तो हमारा जवाब क्या होगा, 9/14। तो 10/15 इंटू 9/14। तो आप देखेंगे यहाँ 10/15 है इंटू 9/14 है। इजी कैलकुलेशन है। आप इसको कैंसिल कीजिए 5 से। पहले हमने 5 से काटा है, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ये 3 आ गया आपका, 3 3 जा 9। तो क्या बचा ऊपर, 1 एंड 3, 1 इंटू 3 3 आ गया, नीचे 7 है, 3/7। आपका आंसर क्या आ गया, 3/7, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये था हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा है मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर मोर देन 2 इवेंट। अभी जो हमने सीखा कि मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर 2 इवेंट्स ई एंड एफ। अब हम कह रहे हैं मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर मोर देन 2 इवेंट्स। सपोज कीजिए ई एफ जी आर द 3 इवेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी क्या होगा, सेम पहले की तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू में आ जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज अकर्ड। फिर इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जी व्हेन ई इंटरसेक्शन एफ। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऐसे लिख दिया, प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिख दिया, और इसको आप क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी व्हेन ई एफ, ई इंटरसेक्शन एफ को आप ई एफ भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर 3 इवेंट। अगर 3 इवेंट आपके पास है तो आप ऐसे लिख सकते हो। फिर एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं इस पॉइंट को। देखो एग्जांपल हमारा है कि 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट ए रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 सफल्ड कार्ड्स। कह रहा है कि जो प्लेइंग, पहले भी आपने पढ़ा, प्लेइंग कार्ड्स में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। तो हमें कह रहा है कि अगर आप किसी प्लेइंग कार्ड जिसमें 52 कार्ड्स हैं, कार्ड को आप सक्सेसिवली निकालते हैं, what is the probability that first 2 cards are king and third card drawn is an x। कह रहा है कि पहले जो 2 कार्ड है वो किंग्स है और थर्ड कार्ड क्या है, x है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट है, जो आपने निकाला फर्स्ट उसको दोबारा आप अंदर नहीं डालेंगे, वो बाहर निकल गया, यानी आपका एक कार्ड जो डिक्रीज कर गया। तो इसका जवाब देखते हैं। तो हमने मान लिया कि k डिनोट द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज ए किंग and A be the event that card drawn is an X. So we have to find, क्या find करना है, probability of first is king, second is king and third one is X. That is probability of KKA. तो आपने अभी सीखा है कि 3 अगर आपके पास इवेंट्स है, इनकी प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ KKA को आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ K इनटू में आ जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ K when already king has occurred, यानी king को आपने निकाल लिया है। इसी तरह से n2 में probability of x when already 2 kings are occurred, 2 king आपने निकाल लिया है। अब आप देखिए probability of king आपको निकालना है, तो आपने पहले ही सीखा था, 9th स्टैंडर्ड में हमने सिखाया पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग है। तो टोटल 52 कार्ड्स है, जिसमें आपको पता है कि 4 ग्रुप्स है, स्पेड और डायमंड क्लब। हर ग्रुप में एक किंग है, टोटल 4 किंग है, 4/52 आ गया।
N2 में अब आप देखिए दूसरा क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग व्हेन ऑलरेडी वन किंग हैज अकर्ड। एक किंग तो पहले ही निकल चुका है तो 3 किंग बचा और टोटल कार्ड आपके पास 52 थे तो क्या बच गए थे, एक लेस करो 51 तो 3/51 आ गया। नेक्स्ट कंडीशन हमारा कह रहा है कि अब जो है हमारे पास x होना चाहिए व्हेन ऑलरेडी 2 कार्ड्स आर किंग। तो टोटल x कितने होते हैं आपने सीखा था, हर ग्रुप के अंदर जो है एक, हर जो ग्रुप है स्वीट जिसको बोलते हैं SUIT स्वीट, यानी कि जितने ग्रुप है 4, हर ग्रुप के अंदर एक एक्स होते हैं। तो टोटल एक्स कितने हैं, 4। एक्स का मतलब हिंदी में इक्का होता है, 4 इक्के हैं या 4 एक्स है। तो 4 में क्या आ गया, टोटल कार्ड क्या बचे, 2 की आप निकाल चुके हो, 50 था, 4/50। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ हमने जैसे कैंसिल आउट किया है, 4/52 है, 4 से क्या था, 4 बन जा 4 और ये आ गया 13 4 जा 52। फिर 3 से कैंसिल करो, 3 बन जा 3, 17 3 जा 51। फिर इसके बाद आपने देखा 4/50 है, 2 से कैंसिल करो, 2 2 जा 4, यह जाएगा 25। क्या मिला हमें, ऊपर आ गया 2 और नीचे आ गया 25 इंटू 17 इंटू 13। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 में आ गया हमारा 5525। दिस इज करेक्ट आंसर। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में आपको जानना है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या है, इसको जानना है। तो आप जानते हो, नाम से ही पता चला इंडिपेंडेंट इवेंट मैंने ऐसे इवेंट जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। कह रहा है ई एंड एफ आर द टू इवेंट्स cited probability of occurrence of one of them is not affected by occurrence of the other. Such events are called इंडिपेंडेंट इवेंट। कह रहा दो ऐसे इवेंट है, अगर एक इवेंट होता है तो दूसरे पर कोई इसका इफेक्ट नहीं होता है, दूसरे पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे जो पेयर ऑफ इवेंट होंगे इसको हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो ये कंडीशन याद रखना है, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट ईएनएफ क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज अकर्ड इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। क्योंकि ई अगर हो भी गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो प्रोबेबिलिटी एफ ही होगा। बस कंडीशन ये है कि प्रोबेबिलिटी डज नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली आप देखोगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ई ही होगा। क्योंकि अगर एफ ऑलरेडी अकर्ड हो गया लेकिन दे आर इंडिपेंडेंट नॉट अफेक्ट एनी अदर ईच अदर, इससे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ई के बराबर ही हुआ व्हेन प्रोबेबिलिटी एफ डज नॉट इक्वल टू। तो आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू एफ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी प्रूफ करने के लिए पूछेगा या ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट व्हेन। तो आपको याद रखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन दे आर इंडिपेंडेंट। यानी अगर आपसे बोले कि चेक करो ये इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो आप ये दिखा दो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की जो वैल्यू है वो प्रोबेबिलिटी ई इनटू प्रोबेबिलिटी एफ के इक्वल है या नहीं। चलो फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। अगर आपने सीख लिया इंडिपेंडेंट क्या है तो आप ये भी जान सकते हो कि डिपेंडेंट क्या है। सिंपल सी बात है कि द इवेंट विच आर नॉट इंडिपेंडेंट टू ईच अदर दे आर डिपेंडेंट। अगर तो इवेंट ऐसा है तो एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है इसका मतलब डिपेंडेंट है। दैट मीन्स कंडीशन ये हो गया कि अगर दो इवेंट ऐसे दिए गए हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन डज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, दैट मीन्स अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं, इक्वल होगा तो इंडिपेंडेंट होगा, नॉट इक्वल है मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है, दैट मीन्स दे आर डिपेंडेंट। फिफ्थ पॉइंट हमें जानना है कि थ्री इवेंट्स ए बी सी डी आर सेड टू बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। अगर अब क्या है कि मान लो वहां हमने दो लिया है, अब हमें कह रहा है कि अगर हमारे पास 3 इवेंट दे दिया जाए और आपको ये बताना हो कि म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है तो अब क्या करेंगे, तो वी हैव टू शो सपोज ए बी सी आर द 3 इवेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी इंटू सी। इसी तरह से अगर 4 5 इवेंट है तो सेम प्रोसेस से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं पॉइंट नंबर 6, तो काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि द टर्म इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये ऐसे टर्म है जिसमें बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है, इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। तो आपको ये ध्यान देना है कि व्हाट इज द इंडिपेंडेंट टर्म का क्या मतलब है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का क्या मतलब है। तो दोनों ही से नाम से पता चला कि दोनों सेम है, क्योंकि आपने यही सीखा था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के अंदर क्या होता है कि दो इवेंट है उसका अगर आप इंटरसेक्शन आप लेते थे तो वो क्या आता था, पाई आता था। कि दोनों में फर्क ये है
the term independently define terms of probability of event, whereas mutually exclusive event in terms of event subsets and sample space। मतलब कह रहा है कि जो आपका टर्म इंडिपेंडेंट है उसको हम डिफाइन करते हैं किस टर्म में, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट की प्रोबेबिलिटी के फॉर्म, और जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है उसको हम टर्म्स ऑफ इवेंट यानी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। यही फर्क है, वहां हम इंडिपेंडेंट का यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का हम यूज करते हैं किसमें, ओनली फॉर इवेंट सच एज सबसेट एंड सैंपल स्पेस। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नेवर हैव एन आउटकम, नेवर हैव एन आउटकम कॉमन। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में कभी भी आउटकम जो है वो कॉमन नहीं होगा, बट इंडिपेंडेंट इवेंट्स में भी कॉमन आउटकम, लेकिन जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है उसके अंदर कॉमन आउटकम पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बराबर नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होगा, लेकिन उसके जो आउटकम्स है वो कॉमन हो सकते हैं। एक एग्जांपल से क्लियर होगा, ये एग्जांपल देखो, जैसे हमने एग्जांपल लिया वेरी सिंपल, जो अभी आप शुरू से 9th क्लास से एग्जांपल को हम बताते आ रहे हैं। अ डाइस थ्रोन, अगर एक डाई को आप थ्रो करते हो, इफ इज द इवेंट नंबर appearing is a multiple of 3 and f is the event the number appearing is even, then find whether E and F are independent। कह रहा है कि अगर एक डाई को आप थ्रो करते हो, ये एक ऐसा इवेंट है कि जो नंबर आता है डाई के ऊपर वो 3 के मल्टीपल, और एफ एक ऐसा इवेंट है कि जो नंबर आता है डाई के ऊपर वो क्या है, इवन है। तो आपको फाइंड करना है कि ई और एफ क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है या डिपेंडेंट इवेंट है। तो सबसे पहला काम है आपको जानना है सैंपल स्पेस। आप ऑलरेडी जानते हैं अगर डाइस को आप फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो सैंपल स्पेस क्या है, 1 2 3 4 5 6। ई क्या बोला है, मल्टीपल ऑफ 3, इसमें 2 ही टर्म है 3 एंड 6। एफ क्या बोला है, द नंबर शुड बी इवन, इवन नंबर क्या है 2 4 6। तो आपके पास ई आ गया, एफ आ गया। अगर आपको फाइंड करना है ई इंटरसेक्शन एफ, तो आप पहले से जान चुके हो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि द एलिमेंट कॉमन टू ई एंड एफ। ई और एफ में कॉमन देखो, आपने देखा यहाँ कि 6 इसमें भी है और 6 यहाँ भी है, तो हमारा कॉमन क्या आ गया 6। तो अब आप जानते हैं कि फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट क्या सीखा आपने फॉर्मूला, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो चलो हम निकाल के देखते हैं एलएचएस आरएचएस इक्वल है या नहीं। सबसे पहले हमने फाइंड किया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, क्या निकला 1/6, क्योंकि आपके पास एक ही एलिमेंट है ओनली 6, टोटल 6 1/6। इसी तरह से आरएचएस लोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ई क्या है, ई का आपने पढ़ा है मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 कितने आपके पास, देखो ई में 2 मेंबर है 3 और 6, तो क्या आ जाएगा 2/6। फिर आपने देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ में कितने मेंबर आपके पास है, यहाँ देखो 2 4 और 6, ये इवन नंबर है, 3/6 आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया 1/6। क्या देखा आपने, LHS इक्वल टू RHS, दैट मीन्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसके बाद हमने नोट्स में क्या लिखा, ध्यान दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह रहा है if E and F are independent event then E and F dash are also independent। अगर E और F दो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो E तो सेम है, अगर हम F का F डैश आप पहले जान चुके हो, F डैश का मतलब होता है नॉट F, नॉट F का मतलब है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो कह रहा है अगर E और F इंडिपेंडेंट इवेंट है तो E एंड F डैश भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, इसको याद रखना। चलो एक एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, ये भी थ्योरम टाइप क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट कई एग्जाम में पूछा गया, एनडीए वगैरह में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन है ये, जस्ट लाइक फॉर्मूला थ्योरम समझो। कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट then probability of occurrence of at least one of A and B is given by 1 माइनस पी ऑफ ए नॉट इंटू पी ऑफ बी नॉट। कह रहा है कि अगर ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो बताइए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी अकर, कम से कम एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, कम से कम ए और बी में से कोई एक न एक जरूर आ जाए, अक्रेंस करे। इसका मतलब आप जानते हैं एटलीस्ट का मतलब है कम से कम, ए आए तो भी चलेगा, बी आए तो भी चलेगा, और ए और बी दोनों आए तो भी चलेगा। तो ऐसे के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए यूनियन बी। तो अगर हम निकालते हैं तो उसने प्रूव भी किया है,
बस ये रिजल्ट को याद रखना, रिजल्ट ही पूछेगा आपसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी क्या है। तो जवाब होगा 1 माइनस में पी ऑफ ए नॉट इंटू पी ऑफ बी नॉट। इसको हम प्रूफ करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी को आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन, और ए यूनियन बी का फॉर्मूला आप जानते हो, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन। फिर आपने देखा पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, और यहाँ पहले ही क्लियर हो चुका है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है। तो अभी आपने सीखा कि ए इंटरसेक्शन बी को हम क्या लिखेंगे, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी लिख दिया। अब ये पी ऑफ ए है प्लस पी ऑफ बी कॉमन लो, इसमें 1 बचा, माइनस में आ गया पी ऑफ ए। अब आप देखो कि इसके आगे हमारे पास क्या मिला, पी ऑफ ए ऐसे ही रह गया, ये पी ऑफ बी है, और ये आप जानते हो 1 माइनस पी ऑफ ए का मतलब क्या है, पी ऑफ ए नॉट यानी पी ऑफ ए डैश। ये मिल गया आपको। पी ऑफ ए को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस पी ऑफ ए डैश प्लस में ये पी ऑफ बी, पी ऑफ ए डैश, 1 माइनस पी ऑफ ए डैश कॉमन ले लो, 1 माइनस पी ऑफ बी आ गया। तो 1 माइनस में पी ऑफ ए डैश ऑलरेडी आपके पास है, अब 1 माइनस पी ऑफ बी को लिख सकते हो पी ऑफ बी नॉट। तो क्या प्रूफ हो गया, 1 माइनस पी ऑफ ए नॉट इंटू में पी ऑफ बी नॉट। इसके बाद आप देखोगे हमने जो है 17 क्वेश्चन लिया है। ये 17 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन पेयर ऑफ डाइज रोल्ड। ऑप्शन दे रखा आपको A0, B1/3, C1/3, D1/। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ क्या है, इवन प्राइम नंबर। जो हमने पहले ही दिन बताया था, 9th स्टैंडर्ड में जो करवा रहे थे, बताया था डाइस के बारे में। हमने बताए थे डाइस के अंदर 6 साइड होते हैं, 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें प्राइम नंबर क्या है, तो प्राइम नंबर तो आप जानते हैं कि द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो 1 और इटसेल्फ से जो डिवाइड होता है वो प्राइम नंबर है, यानी कि 2 3 5। यहाँ क्या पूछा है, इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर क्या है, एक ही नंबर है वो 2 है। इवन प्राइम नंबर और ईच डाई क्या आ जाएगा, 2 बार आएगा। पहले डाई में भी 1 बार आएगा, दूसरे डाई में भी 1 बार आएगा। तो हमारे से ये पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है इवन प्राइम नंबर ईच डाई, दोनों डाई पे इवन नंबर ही आए। तो पहले डाई की अगर हम बात करते हैं तो पहले पे इवन नंबर आएगा तो 1/6, दूसरे पे आएगा 1/6। तो जवाब क्या आ गया, 1/36। ऐसा ऑप्शन डी में दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसी तरह से देखोगे 18 क्वेश्चन भी काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 2 इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी नॉट बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। पी ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ बी, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी इक्वल टू 1। तो अब सिंपल जानते हैं, पहले ही बोल दिया इंडिपेंडेंट इवेंट है। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो कई बच्चे तो तुक्का लगाना स्टार्ट करते हैं। तुक्के को नहीं, अपने बेसिक पॉइंट को ध्यान दो। क्या बोला, बोथ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। जब ये इंडिपेंडेंट है तो आपके पास थ्योरम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ए बी भी बोल सकते हैं, ए इंटू में बी। तो ए नॉट बी नॉट को आप क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ए नॉट इंटू बी नॉट। ए नॉट का मतलब 1 माइनस पी ऑफ ए, इसका मतलब 1 माइनस, ऐसा ऑप्शन तो आपको दिख रहा है बी में। आपका राइट आंसर क्या आ गया, यही आंसर करेक्ट है। तो आज के लिए यहीं तक। तो उम्मीद है कि आपको काफी समझ में आ गया होगा और धीरे धीरे आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और आगे आगे और भी ज्यादा क्लियर होता जाएगा। जैसे हम आगे आगे हायर स्टैंडर्ड के क्वेश्चन देखते जाएंगे, आप हाई से हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन बना लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप जो है, जो भी बच्चे देख रहे हैं, कोई नए बच्चे देख रहे हैं, तो अपने इससे पहले जो पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2 को भी आप देख लो, उससे और आपका क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। अच्छी तरह आपको समझ में आ रहा है, लाइक करते हैं तो इसको आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए, जो आपके फ्रेंड हैं जो चाहते हैं इस तरह की क्लास लेना, जिनको जिसकी जरूरत है, उनको सब्सक्राइब कीजिए और उनको शेयर कीजिए।